एहतियात करनी पड़ती है। उस वक्त अगर ये पुल होता तो शायद इतनी मुश्किल ना होती। आपको सामने इस सब्ज पहाड़ के अंदर भूरे रंग का एक पैच नजर आ रहा होगा। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कराची सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। जो तदफीन की जगह है बानी पाकिस्तान की वही कराची है। तो कराची पाकिस्तान की पहचान है और कराची इस वक्त एक शदीद अजाब में मुब्तला है जो आसमान से नाजिल हुआ और मज़ीद अजाब अभी आना है क्योंकि मज़ीद बारिशों की पेशीन गोइयाँ हैं। हम ये भी समझते हैं कि कराची के अंदर जो डिसरप्शन है ज़िंदगी की उसके बहुत बड़े नताइज निकलेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की मुआशरत के ऊपर और हत्ता के पाकिस्तान की सियासत पर भी। लेकिन इस विजुअल के ज़रिए हम आपको ये चीज़ बावर करवाना चाहते हैं। यहाँ पर खड़े हुए जो गदून का इलाका है और दुलाड़ी जहाँ पर अंदोनाक वाक़या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सा है। असद कैसर एक्स कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना पहचाना चेहरा है, उनका ये हल्का है। यहाँ पर खड़े होकर हम आपको कराची के मोटरसाइकिल का एक वाक़या दिखाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि पानी का बहाव क्या कर सकता है। ये लड़का सड़क के ऊपर खड़ा था, पक्की सड़क है, बराबर में पेट्रोल पंप है, ट्रैफिक पानी के साथ साथ या रुकी हुई है या चल रही है क्योंकि पहाड़ी इलाका नहीं है, ये एक आम शहरी इलाका है और शाहराह है। लेकिन 2 फुट के पानी में खड़ा हुआ ये बच्चा तमाम तर तवानाई के बावजूद अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका और अगर इसके साथी इसको ना पकड़ते और इसके हाथ में डिवाइडर का एक हिस्सा ना आता तो ये अपने मोटरसाइकिल समेत 2 फुट के पानी के अंदर डूब जाता। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाइए कि सवाबी की तहसील जो 3 अतराफ से पहाड़ी सिलसिलों के अंदर घिरी हुई है, एक तरफ इसके दरिया सिंध बहता है और ये बुलंद बाला पहाड़ियाँ हैं। ये महाबान की पहाड़ियों के सामने मैं खड़ा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर खटक पहाड़ियों का सिलसिला है और इसके अलावा नारंगी पहाड़ियों का सिलसिला है, लेकिन महाबान की पहाड़ियों के सिलसिले के सामने खड़ा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पानी ने जो रास्ता बनाया वो उस हिल टॉप से बनाया और नए रास्ते बनाता हुआ ये नीचे गिरता हुआ तबाही और बर्बादी का ऐसा सवाल किया कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अभी तक जो कंफर्म हलाकतें हैं यहाँ पर वो 29 के करीब हैं। जिन लोगों के घर यहाँ पर उजड़े हैं उनका मानना ये है कि ये हलाकतें उससे ज़्यादा हैं। अभी भी मिसिंग पर्सन्स की जो शनाख्त है या तलाश है वो जारी है। लेकिन आपको सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेंटर के अंदर जो इस वक्त आपको तबाही नज़र आती है वो तबाही नहीं है लेकिन गैर मामूली तातुल है और डिसरप्शन है, बड़े पैमाने पर है। उसकी कवरेज यकीनन साथ साथ चलनी चाहिए। जो डिस्ट्रक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदरून के इलाकों में हुई है और पानी जो 2 फुट का किसी मोटरसाइकिल को और जवान साल बंदे को पलटा सकता है। आप अंदाज़ा करें जब वो पहाड़ी सिलसिलों से आएगा, 2000 फुट की बुलंदी से आएगा या 2500 फुट की बुलंदी से आएगा तो नीचे आने वालों का क्या हाल होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात क्या बन रहे हैं। इस जगह पर खड़े होकर जब हमने मुकामियों से बात की तो उन्होंने हमें बाज़ चीज़ें बताईं जिनका ताल्लुक इस वाक़े की हैरान कुन स्पीड से है। ये लोग यहाँ पर नस्लों से आबाद हैं और जब हमने इनसे पूछा कि आपने यहाँ पर इतने अरसे से रिहाइश रखी हुई है तो क्या ऐसा कोई वाक़या आपके ज़हन में आया, क्या पानी के बहाव का आपको इल्म नहीं था? तो लोगों ने हमें ये बताया। सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम था, बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मैं छत पे चढ़ गया, हर तरफ से पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ क्या नज़ारा है, मतलब कोई ऐसा ख़तरनाक वाक़या पेश ना आ जाए। तो इसी दौरान तकरीबन 10-15 मिनट में छत पे था
اس کے بعد یہ جو پانی کا ریلا تھا یہ شروع ہو گیا جی. پہلے جو اس طرف کا ریلا آیا تھا اس کے 10 منٹ بعد اس دوسرے طرف سے بھی آیا تھا, وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک تھا. اس طرف سے بھی یہ گھر جو ہے آدھا, اس طرف سے بھی اتنا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. تو میں ادھر ہی تھا, اس چھت کے اوپر تھا, اچانک سائڈ سے پانی آ گیا زیادہ, تو ایک دم یہ گھر, یہ جو 3 کمرے تھے سائڈ پہ, وہ لے گیا. تو ادھر سے یہ سارا ہو گیا. پھر تقریباً 10-15 منٹ کے بعد, 10 منٹ کے بعد پھر اس سائڈ سے بھی صحیح زور سے پانی آ گیا. یہ دونوں سائڈ سے پانی آ گیا, ہر جگہ جگہ پانی تھا بالکل. یہ جاننے کے لیے کہ پانی نے نئے راستے کیسے بنائے, آپ کو ان علاقوں کی تنگ سڑکوں میں سے گزرنا ہوگا اور ان جگہوں پر جانا ہوگا جہاں سے پانی نے نئے راستے بنائے. ابھی میں آپ کو اس پل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو پل نہیں ہے. یہ اس علاقے کے لیے ایک ریسکیو کا باعث بن سکتا تھا. مقامیوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پل موجود ہوتا تو جو اللہ کو پیارے ہو گئے, سیلاب میں بہہ گئے, وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اگر پل موجود ہوتا تو بہت سے ایسے لوگ جو زخمی تھے وہ نکالے جا سکتے تھے. لیکن چونکہ زمینی رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور پل موجود نہیں تھا, لہٰذا وہاں تک گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں اور وہ لوگ جو مقامیوں کے مطابق زندہ بچائے جا سکتے تھے نہیں بچ پائے. جب 48 گھنٹے کے بعد زخمی ملبے سے نکل رہے ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان جگہوں کے ساتھ زمینی رابطے جو پانی نے منقطع کر دیے ہیں, ان کے متبادل رابطے کتنے ضروری ہو سکتے ہیں. یہ پل یہاں پر اگر ہوتا تو شاید کچھ جانیں بچ پاتی. مقامیوں کا کم از کم یہ کہنا ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اس وقت پانی کا بہاؤ کتنا ہے. بارش نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی پانی گزر رہا ہے. آپ اس جگہ کو ایک سیلابی زاویے سے دیکھیے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی گاڑی گھمانے کے لیے بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس وقت اگر یہ پل ہوتا تو شاید اتنی مشکل نہ ہوتی. یہ جو مقامی نئے رستوں کی بات کر رہے ہیں پانی نے بنائے, ان میں سے چند ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پہاڑی کے اندر سے کٹاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ پانی کا عام رستہ نہیں تھا, اس سے پہلے روایتی طور پہ کبھی پانی یہاں سے نہیں آیا. دوسرا آپ کو اس کے بالکل برابر میں نظر آئے گا جو پانی نے نیا رستہ بنایا, اور اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو سیدھے ہاتھ پر وہ اوپر ایک اور رستہ بنا ہوا ہے پانی نے جو بنایا. تو جہاں جہاں پر آپ کو بھورا رنگ نظر آ رہا ہے پانی نے وہ رستے بنائے ہیں. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اور رستہ پانی نے پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا ہے. ان پہاڑوں کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں پتھر جمع ہوا نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں, لیکن اس میں مٹی زیادہ ہے اور پتھر کم ہے, اور جو پتھر ہے وہ سختی سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو جب پانی تیزی سے آیا تو 10 ایسے رستے بنائے پانی نے, جن میں سے ایک بدقسمتی سے وہاں سے گزرتا تھا, جس کا ذکر لوگوں نے کیا کہ پانی غیر معمولی طور پر آیا, دونوں اطراف سے آیا, ایسی جگہوں سے آیا جن جگہوں سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اس علاقے میں آ کے کہ اب جہاں سے پہلے پانی گزرا کرتا تھا وہ گزرگاہیں بدل گئی ہیں, چاہے انکروچمنٹ کی وجہ سے بدلی ہیں یا کسی اور وجہ سے. پانی نئے راستے بنا رہا ہے جس سے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر میں اس نقطے کی مزید وضاحت کر دوں, آپ کو سامنے اس سبز پہاڑ کے اندر بھورے رنگ کا ایک پیچ نظر آ رہا ہوگا, 1 2 اور اس کے بالکل برابر میں 3. اس پیچ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف ایک درخت کھڑا ہوا ہے, باقی درخت نکل گئے ہیں, اور اس کے بالکل نیچے آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر اس طرح کے آدھے آدھے پہاڑ کٹے ہوئے ہوں, اوپر سے پانی آ رہا ہو, تو اس گھر کا کیا بچے گا. پھر پانی نیچے نالے میں آتا ہے, اور اس نالے کے گرد اگر آپ کو میں دکھا پاؤں کیسی آبادی بستی ہے. اگر آپ نیچے لے کے آئیں تو یہ تو پہاڑوں کے اوپر جو پانی نے نیا کٹاؤ بنایا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جب پانی نیچے آتا ہے تباہی پھیلاتا ہوا گھروں کو گراتا ہوا تو نالے کے اندر آتا ہے, اور نالے سے پھر وہ نکلتا ہے اس آبادی کی طرف جس نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں پانی کی گزرگاہوں میں. یہاں پر آ کر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں کی تعمیر
और उसका तर्ज क्या है, और जब इन जगहों से पानी गुजरता है तो उसकी तबाही क्या हो सकती है। पहाड़ों से जो पानी आया और जिस तबाही का वो बायस बना वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो पक्के इलाके हैं उनमें से जब पानी गुजरेगा तो क्या तबाही होगी। अभी तो आपको ये निस्बतन सूखे हुए इलाके नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये गुजरगाह है, यहाँ पर पानी की तबाही के असरात आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पहाड़ों के ऊपर से पानी जब रास्ता बनाता है तो बज़ाहिर तो वो आम सा रास्ता नज़र आता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाके देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो रास्ता नहीं है, वो बुनियादी तौर पर एक छोटा सा दरिया है जो हज़ारों फुट की बुलंदी से नीचे मकानों पर गिरता है। इस वक्त मैं ऐन उस जगह पर खड़ा हूँ, उसकी एक तरफ इसी किस्म का पानी का रास्ता दूसरी तरफ से भी बना, जिसने खड़े हुए 3 मंजिला मकानों को बहा दिया और दर्जनों जानों को तलफ कर दिया, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमूमी तौर पर पानी इस स्पीड पर बहता है, जिसके ऊपर आप इसको चश्मा कह सकते हैं। लेकिन जब पानी ने ज़ोर लगाया इस मरतबा तो उसने पहाड़ का सीना चीर दिया और अपने रास्ते में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन छोड़ी। अब यहाँ पर तबाही और बर्बादी के अलावा पानी के रास्ते में आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब जब इन हालात में दोबारा से तामीर की बात होती है तो आपको ये सवाल उठाना पड़ता है कि तामीर से आपकी मुराद क्या है, इन घरों को आप कैसे तामीर करेंगे। जब मैं मुकामियों से बात करता हूं तो वो अपनी ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, जो उनका हक बनता है। उनको शायद ये भी एहसास नहीं है कि ज़मीन उनके पाँव के नीचे से कैसे खिसक गई है। अब इन हालात में, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, हबस बहुत ज़्यादा है, कुछ हवा यहाँ पर आपको चलती नज़र आ रही है। जो मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया, कहा यह जा रहा है कि शायद मज़ीद बारिशें भी मुतवक्को हैं। इन हालात के अंदर जब लोग कसमपुरसी का शिकार हैं इस इलाके के, जब आप तामीरात की बात करते हैं तो सवाल फिर ये होता है कि तामीरात आप किस जगह पर करेंगे। एक तो बात यह है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिस ज़मीन के ऊपर घर खड़े थे, अगर आप इस घर के ऊपर सामने जूम करें तो आपको एहसास होगा कि ये घर अपनी बुनियाद खो चुके हैं। जिन घरों को आपने तामीर किया था पहाड़ों के अंदर बुनियादें बना के, अब वो पहाड़ नीचे से सिरके हैं तो इनकी ज़मीन भी सिरक गई है। ये बदकिस्मती से जो इसके रिहायशी हैं, अगर आप सरकारी रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर ये हतमी तौर पर तबाहशुदा मकान के ज़ुमरे में नहीं आता, ये मुतासरा मकान के ज़ुमरे में आता है। मुतासरा मकान की कंपनसेशन अलहदा है, लेकिन ये मुतासरा नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तो पानी जहाँ जहाँ से गुजरेगा, भले आपको दरो दीवार खड़े हुए नज़र आएँ, आपको लकड़ी के बाले खड़े हुए नज़र आएँ, आपको कुछ पिलर्स खड़े हुए नज़र आएँ, कुछ छतें महफूज आपको नज़र आएँ, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर दोबारा तामीर नहीं हो सकती। और इस वजह से भी नहीं हो सकती कि पानी ने जो गुजरगाहें बना ली हैं वो पानी ने तब्दील नहीं करनी है। अब पानी इन्हीं गुजरगाहों से हमेशा आया करेगा, क्योंकि जो उसकी असली गुजरगाहें थी उनके अंदर या तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, और या फिर आपको नज़र आता है कि तवज्जो नहीं दी गई कि मौसमी हालात किस तरह तब्दील हो रहे हैं। इस इलाके में ये भी कहा जा रहा है कि शायद बेहतर अंदाज से रेस्क्यू का ऑपरेशन चल सकता था। हमने जब डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पहले से उनके पास अलर्ट मौजूद था और उनके ख्याल में उनकी एफिशिएंसी कैसी थी, आइए आपको सुनवाते हैं। इनिशियली ये हुआ था कि बुनेर क्योंकि हमारे साथ एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ की जितना हमारी मशीनरी थी, पर्सनल थे, हमने आधे से ज़्यादा जो है वो हमने भेजे थे बुनेर काम करने के लिए। लेकिन अचानक हमें एक ख़बर मिली कि दलोड़ी एक विलेज है हमारा गदून के एरिया में, टोपी तहसील में, वहाँ पर कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसकी वजह से वहाँ पर कोई नुकसानात और हमें ये खदशात वहाँ पर आए लोगों के। तो हमने फ़ौरन से, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हमारे एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बुनेर हो गया, बाजावर और सवात, वहाँ पर ऑलरेडी क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, NDMA की तरफ से हमें पहले से ही अलर्ट्स मिले हुए थे और हम हाई अलर्ट पर थे। हमारी तैयारी पूरी थी, तमाम हमारा रेस्क्यू जितना भी मिशन था वो सारा अलर्ट पर था। हमने फ़ौरन से मूव किया उन चीज़ों को वहाँ पर जाकर। थोड़ा सा इनिशियली हमें थोड़ा सा इशू आया था एक्सेस की वजह से कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, उसमें सड़कें कट गई थी, लेकिन वो हमने फिर एक्सेस जब स्टैब्लिश किया तो वहाँ जाने के बाद मैं आपको अब कन्फर्म कर सकता हूँ कि तकरीबन कोई 30 घर हैं जिसमें 14 फुली डैमेज हुए हैं और 16 ऐसे जो पार्शली डैमेज हैं। हमने वहाँ बैठकर जो लोगों से बात की, वहाँ पर जो मौजूद थे लोकल जिनके घर थे,
और उनसे बात करने के बाद हमें यह अंदाज़ा हुआ कि 30 के करीब लोग वो बता रहे थे कि मिसिंग है, जिनमें से 17 की डेड बॉडीज़ रिकवर हो गई हैं, और हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 13 के करीब लोग ऐसे हैं जो अभी मिसिंग हैं, और जिनके लिए हम अभी अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि कल सुबह से जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ है ये अब तक कंटिन्यू है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके और कंटिन्यू चल रहा है। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आखिरी बंदे तक को हम रिकवर नहीं कर लेते इंशाल्लाह। एक्सेस बहाल हो चुका है, काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक हम ये नहीं कह सकते कि कोई मशीन कम पड़ गई है या हमें बंदे कम पड़ गए, काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और इंशाल्लाह आज शाम तक हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक इंशाल्लाह इसको हम किसी तकमील तक पहुँचा देंगे इसको। लोगों की विपदा और लोगों की शिकायत मुकामी सियासतदानों के लिए एक बड़े मसले का बायस बन रही हैं, क्योंकि तबाही अनप्रेसिडेंटेड है। तो मुकामी सियासतदान से तवक्कुआत भी पहाड़ जितनी ही बुलंद हैं। असद कैसर के साथ हमने कल ट्रैवल किया, हमारी टीम उनके साथ मौजूद रही। असद कैसर इस इलाके में आए, 2 मरतबा पिछले 2 इलेक्शन में वो यहाँ से जीत चुके हैं। यहाँ से इसकी छोटी सीट के ऊपर उनका भाई भी जीत चुका है। इसकी बराबर वाली सीट के अंदर उनकी पार्टी के बड़े बड़े जगादरी लीडर बैठे हैं। बिल्कुल साथ ही हरिपुर का ज़िला लगता है, जहाँ से उमर अयूब साहब और उनके कज़न्स जो हैं वो बड़ी और छोटी सीटों पर मौजूद है। तो ये इलाका आप उसको एक तरह से कह सकते हैं पीटीआई का गढ़ है। तो असद कैसर साहब ने इंतज़ामिया के साथ जाकर मीटिंग की, फिर जब हम उनके साथ यहाँ पर आए तो मुकामियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की, मुलाकात भी की। अमूमन तवक्को ये की जाती है कि पश्तून रवायत के मुताबिक आप वक्त ज़्यादा गुजारेंगे, गम गुसारी करेंगे, वहाँ पर बैठेंगे, हुजरे के अंदर जाएंगे, जैसा भी हुजरा वहाँ पर मौजूद है टूटा फूटा। असद कैसर यहाँ पर मुकामियों के मुताबिक काफ़ी अरसे के बाद आए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और बतौर मुंतखब नुमाइंदे वो यहाँ पर मौजूद रहे, और ये भी बताया कि कैसे वो मुकामियों के तमाम हालात से जानकारी रखते हैं, और हमें ये भी बताया कि कंपनसेशन वो किस किस्म की दे रहे हैं। हमने जब उनसे पूछा कि उनके ख्याल के मुताबिक इस वक्त की ज़रूरत क्या है, तो उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को एक ही पेज के ऊपर होना चाहिए। आइए सुनते हैं कि असद कैसर ने अपने हलके में 20 लोगों के खड़े होकर हमें क्या बताया। ये हमारे कल्चर की खूबी है कि जब कोई इस किस्म की मुसीबत आती है तो सब लोग निकल आते हैं अपने लोगों की खिदमत के लिए। तो अभी मैंने देखे हैं कि पूरे इलाके के लोग निकले हैं बग़ैर कोई सियासी उस पर, सब जो है ना यहाँ इकट्ठे हैं और अपने इस जो तकलीफ़ में हैं, जो मुश्किल में हैं, जो गम की हालत में है, उसके साथ जो है ना दुख दर्द बांट नहीं रहे। और हुकूमत की भी पूरी मशीनरी और सिस्टम मौजूद है, जबकि लोग भी अपनी मदद आपके तय कर रहे हैं। नेचुरल डिज़ास्टर है और हमें नेचुरल डिज़ास्टर के लिए एक पूरा एक प्लान बनाना होगा, और हमें हमारे नोटिस में है कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ फंड दिए हैं नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इसमें जो ख़ासकर ये क्लाउड बर्स्ट होते हैं जिसमें ये हमें इस किस्म की हादसात उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि अभी तक उसका टेंडर नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक के फैसले भी मौजूद है, 3 साल से ये स्कीम जो है ना यहाँ चल रहा है। मैंने नेशनल असम्बली में भी इस पर बात करेंगे, इसको उठाएंगे कि अगर इस किस्म के इंफॉर्मेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश होता तो शायद इतना नुकसान ना होता। बारह एक नेचुरल डिज़ास्टर है, और नेचुरल डिज़ास्टर जो है ना अल्लाह तक की तरफ से है। हमें सोचना होगा कि क्या वो खबियाँ हैं हम में कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़। देखिए, कंपनसेशन ये है कि जितनी भी वफात पाए हैं उनके लिए 20 लाख रुपए, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी पैकेज है, और ख़ासकर जो मुकम्मल डैमेज है उसके लिए अलग पैकेज है। हुकूमत पूरी तरह कंपनसेट करेगी, और इसके हवाले से जो होगी तो इंशाल्लाह हुकूमत अपने लोगों के साथ खड़ी होगी और अपनी रिलीफ जो है ना आवाम तक पहुँचाएंगी। ये तो बड़ी बातें हैं कि कौमी असम्बली के अंदर बहस क्या होगी, वहाँ पर किस किस्म के कानून पास होंगे, वहाँ पर वर्ल्ड बैंक की मदद से कितना पैसा आएगा। इस वक्त तो यहाँ के लोग अभी भी अपने प्यारों की तलाश में हैं। लोग मिसिंग हैं। जब हम यहाँ पर फिल्मिंग कर रहे थे तो हमें ये अंदोनाक मनाजर भी नज़र आए। एक खातून की लाश बरामद हुई, और लाश के तकद्दस के पेश नज़र ना हमने फिल्मिंग की, ना फिल्मिंग करनी चाहिए थी, लेकिन लाश की बरामदगी पर मुकामी लोगों ने सुख का सांस लिया। आप अंदाज़ा करें कि किस किस्म का सानिया है कि कुछ लोग जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, कुछ लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि सिर्फ ज़ख्मी हुए, कुछ लोग ये शुक्र अदा कर रहे हैं कि जो उनकी लाश गुम गई थी वो लाश मिल गई है। तो शुक्र लोग अदा कर रहे हैं। इसमें गम गुसारी का वक्त बिल्कुल नहीं है। फ़ौरन ही तजहीज़ तकफ़ीन का बंदोबस्त करना पड़ता है।
यहाँ पर ताफ़ुन बहुत ज़्यादा है, मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं, तो आप लाश को फ़ौरन तदफीन आपने करनी है। लेकिन अगर वक्त भी होता और लोग अपने प्यारों का आखिरी चेहरा देख भी जाते, तो इस ख़ानदान की ट्रेजेडी की मैं आपको बात बताऊं कि इसके तकरीबन 22 से 25 लोग जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। तो इनका तो गम गुसारी करने वाला करीबी रिश्तेदार बचा ही नहीं। जब हमने इनके एक रिश्तेदार जो यूके से वापस यहाँ पर आए हैं उनसे बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि इस ट्रेजेडी का स्केल क्या है। क्या बताऊं, सिर्फ उसका कितने लोग मर गए। आपके खानदान के लोग थे? हाँ, ये घर हमारे ही अभी बच्ची निकल आई है। अच्छा। अभी मैंने इनको इंग्लैंड से लाया एयरपोर्ट से, फर्स्ट कजन्स। अच्छा। जो ऊपर के घर है 2 कमरे वो मारे गए, नीचे के चाचे साथ भाई है, ये हमारा पूरा जो टब्बर होता है वही है, महमूद खैल हम, इनके सब कुछ गए, फैमिली सारे गए, एक एक फैमिली से कितने कितने लोग मारे गए। क्या होगा उसका, कौन पूछेगा, कोई इसके फैमिली का, मतलब वो तकलीफ गई, पूरी जनरेशन गई, बच्ची से लेकर दादी, माँ, बहन, भाई, बीवी, चाचे, मामे सब गए। तो दुख वाली बात है, इधर खड़े होकर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं। आपको नजर आ रहा है तकलीफ ही है ना, हर किसी का दर्द है, ये अल्लाह की तरफ से है। किसी ने कुछ बम तो नहीं फेंका, किसी ने जानबूझ कर नहीं मारा, तो यही होता है। आपको यहाँ पर इस वक्त जो खड़े हैं आप इस गर्मी में, और पीछे बहुत सारे मुकामी लोग भी खड़े हैं, आप भी मुकामी हैं, आपको किस चीज़ की तलाश? जी, ये इस घर का जो 5 बंद है वो अभी तक लापता है, और 3 इसका बच्चा था, एक हमारा बहन था, उसने निकाला हस्बैंड ने, वो फिर माँ बाप पे वापस आ गया। 2 बहन था, अब माँ बाप, एक बच्चा था, वो पूरा फिर वो आया, फिर डूब गया, सारा मलबा इस पे आया, पता नहीं वो किधर मिलेगा किधर नहीं। वो नीचे से आया तो ये नीचे गांव, उधर एक मिल गया, इसका बहन मिल गया। तो अभी आपके 5 जो लोग हैं उनकी लाशों की तलाश भी आपको वो अभी तक लापता है जी। जो मुकामी बातचीत हो रही है इस वाक़े के बारे में, वो क्या हो रही है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये पानी कहाँ से आया? क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने घर बनाए हुए यहाँ बड़े अरसे से रिहाइश पजीर हैं, तो क्या हुआ? जी, ये इधर से एक ये हम पुश्तों में सास के बोलता है ना, ट्रक, ठीक है, और इधर से भी आया पानी का रेला आया, रेला भी, ठीक है जी, ठीक है। और इससे पहले कभी नहीं आया? पहले नहीं आया, ये पहले था हमारे जिंदगी में ये सब हुआ। अच्छा, अब जो आपके घरों की ये जो तबाही हुई है, आपको लगता है कि इनको दोबारा से आप बना पाएंगे उसी तरीके से जैसे पहले थे? नहीं, बस पता आपको जो जमीन आपने देखी है, आपने जगह देखी है, आपको लगता है कि आप बना पाएंगे? इसने सारा निज़ाम दरहम बरहम किया है, पता देखो इसने ये अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ खड़े हों, लेकिन आपने तामीर करवानी है। मैंने आपको इस प्रोग्राम के एक हिस्से में बताया कि कैसे ज़मीन खिसक गई है, जड़ें ना होने के बराबर हैं, तो अगर आप इसी जगह पर तामीर कराएंगे तो पानी ने तो अपना रास्ता बदलना नहीं है, क्योंकि उसने नया रास्ता बना लिया। एक और मसला इंक्रोचमेंट्स का है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आपाशी आकिब साहब से हमने बात की और उनसे हमसे पूछा कि क्या वाक़तन इंक्रोचमेंट्स का मसला है, जिससे मुराद ये है कि जब पानी को नीचे आना होता है तो रास्ते में उसके घर बने हुए होते हैं, तो क्या उससे पानी फिर तिल मिलाता है और किसी और तरफ निकल जाता है? और अगर ऐसा मामला है तो फिर इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए वो क्या बंदोबस्त करेंगे? उन्होंने हमें ये बताया कि देखो, हमारा तो इंक्रोचमेंट के साथ कोई वो नहीं है। अगर हमारा अपना घर या हमारा अपना डेरा या हमारी अपनी जगह कोई इंक्रोच, तो पहले उसको हटा लें, ठीक है। इंक्रोचमेंट में काम करेंगे। लोगों ने मतलब जो हमारे दरिया है या नदियाँ हैं उस पर घर बनाए हैं, नहरों के सब करीब घर बनाए हैं। वो इस तरह है कि जो अभी जो कोर्ट डिसीजन हुआ है कि जो लास्ट प्लॉट आया है, लास्ट वाला, उसके लास्ट पॉइंट से लेके 200 मीटर तक वो इंक्रोच होगी इंशाल्लाह।
वो उस पर इंक्रोचमेंट होगी। हम नदियों को नालियों को इंशाल्लाह अभी हमारी पॉलिसी है कि इसको हटाएं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा अवाम के साथ ये रिक्वेस्ट है, उनको ये तनबीर करना चाहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो इंशाल्लाह हम पूरे एक्शन लेंगे और हमने स्टार्ट भी किया है। आपको पता है स्वात में हम नहीं किया, इधर स्वाबी में भी हम नहीं किया है, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ के रिहायशियों की बात सुने तो उनके मसाइल की वसत आपको घुमा के रख देगी। छोटे मसाइल का हम जिक्र करें तो ये इलाके ज़मीनी तौर पर तो जुड़े हैं अब दोबारा से बड़ी मुश्किल से, लेकिन यहाँ पर टेलीफोन के सिग्नल्स नहीं, यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। लोग बाहर से कॉल करते हैं, जानना चाहते हैं तो कनेक्शंस नहीं है। जो ढोर ढंगर हमने आपको दिखाए जिनके ज़रिए ये अपनी मईशत चलाते थे, ये गरीब इलाके नहीं हैं। आपको लगेगा कि ये गरीब इलाके हैं, ये गरीब इलाके नहीं हैं। इस इलाके के मयार के मुताबिक ये नीम मुतवसत या मुतवसत कैटेगरी के अंदर आते हैं। ढोर डंगर जो है उनका जो ज़िया हुआ उसका नुकसान इनकी ज़ाती मईशत के ऊपर और है। जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी देखभाल करने के लिए हुकूमत के अलावा आपको एहतमाम करना पड़ेगा, और जो लोग तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उनके जो वरसा हैं उनके साथ आपने कैसे डील करना है। इसके अलावा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना है। यहाँ पर स्कूल भी मुतासर हुए हैं, यहाँ पर सेहत के मराकज़ भी मुतासर हुए हैं, यहाँ पर सड़कें टूट फूट गई हैं, और जो पत्थरों का सैलाब आया है इस जगह के ऊपर, इससे बड़ा अजाब आपको आने वाले दिनों में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पत्थर को हटाना बड़ी मशीनरी को उसकी ज़रूरत होगी। उसको हटाने के लिए बड़ी मशीनरी के आने के लिए आपको खुली गुजरगाह चाहिए होगी। वो सड़कें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो क्या सड़कों की तामीर का इंतजार करें और बड़ी मशीनरी लेके आएँ? बड़ी मशीनरी पहले लेके आएँ तो किस तरह लेके आएँ? अगर नहीं लेके आएंगे तो पत्थर कैसे हटाएँ? तो मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ उन मसाइल की। जो सियासी मामलात है, असद कैसर साहब ने बिल्कुल सही कहा, वज़ीर आपाशी ने भी यही बात की, और जो डीसी हैं उन्होंने भी यही बात की कि सियासत से बाला होकर हमें काम करना। ज़रा हम आपको चाहते हैं कि सियासत के बारे में उन्होंने हमने क्या बताया था। मैं सबको कहता हूँ कि ये डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर हमारा कौमी मसला है। इसमें सियासत से बालातर हो के हमें कौमी सोच के मुताबिक जो है ना अपने लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन मुकामी लोगों पर ये चीज़ भी वाज़ेह है कि किस शख्स ने इस मुश्किल वक्त में उनकी क्या मदद की। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ से जो स्टोरी निकलती है वो सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं रहती। यहाँ पर तो सिग्नल मौजूद नहीं है, लेकिन कभी कभी सिग्नल आ जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन अगर सिग्नल नहीं भी आए तो कैमरे जो यहाँ से नाज़र लेके जाएंगे वो सारे पाकिस्तान के अंदर फैलेंगे और सारी दुनिया के अंदर लोग उनके साथ कनेक्ट होंगे। तो आप इस मुकामी मामले को मुकामी नहीं कह सकते, और मुकामी है भी नहीं। मैंने कराची के साथ मवाजना आपको करके बताया, वहाँ पे डिसरप्शन है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, वहाँ पे ज़िंदगी मफलूज है, यहाँ पर ज़िंदगी है ही नहीं, क्योंकि लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो ये तमाम स्टोरीज दुनिया भर के अंदर फैलेंगी। जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही गढ़ है, लोगों ने उसको झोली भर भर के वोट दिए हैं, और यहाँ पर उनके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत है। लेकिन जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इस मुश्किल कौमी सानहे के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी सियासतदान आए हैं, उन्होंने तो आना है, ये उनका हल्का है, उन्होंने यहाँ से इंतखाब लड़ना है। जो बाकी क़यादत है वो कहाँ पर मौजूद है? उमर अयूब साहब जो आपको हर जगह पर नज़र आएंगे बयान देते हुए, वो बगल में यहाँ पर रहते हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? अलीमा खान साहिबा जो यहाँ के बच्चों को तलब करती हैं कि आइए हमारे साथ एहतजाज में शिरकत कीजिए, क्या उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? सलमान अकरम राजा तो आपको हर पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल की जीनत बनते हुए नज़र आते हैं, क्या उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? ये मुकामी ट्रेजिडी नहीं है, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है आपको महदूद नज़र आएगी, सारा सवाबी तबाह नहीं हुआ, एक हिस्से के अंदर जो उनका नॉर्थ का हिस्सा है वहाँ पर ये तबाही आई। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि इस मुश्किल मौके पर जो लोग तलब किए जाते थे यहाँ से इस्लामाबाद एहतजाज के लिए, जब उनके ऊपर विपता आई है तो वहाँ से लोग कितने आए हैं, लाहौर से लोग कितने आए हैं, इस्लामाबाद से लोग कितने आए हैं उनकी गमगुसारी के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, हुजरे में बैठक के लिए, और बगल में उमर अयूब साहब यहाँ पर क्यों नहीं आए? ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनका वज़न उन पत्थरों से भी भारी है जो आपको गदून के इस इलाके में हर तरफ फैले हुए नज़र आते हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।